तो क्या श्रीनगर में जो भी सोना बिकता है वो हॉलमार्क्ड होता है? यहाँ के जो डिजाइन है इट इज स्पेसिफिक एंड लोकलाइज्ड एंड यूनिक टू कश्मीर वैली ओनली। मैं इसे इवन जम्मू में भी यहाँ के डिजाइन पाना अभी भी मुश्किल है। श्रीनगर में भी जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है, जितने लोकल कारीगर है उतने ही बाहर के कारीगर हैं। क्या हम सिल्वर की तरफ आएंगे कभी, या कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है पूरे मुल्क में जहां सिल्वर ने सोने को मात दी? क्योंकि हमारी शादियां रुक रही हैं सोने की वजह से। लोगों के मन में आएगा 91% या 91% का ही क्यों ज्वेलरी बनाते हैं, 100% का पूरे सोना का क्यों नहीं ज्वेलरी बना देंगे। तो प्योर गोल्ड कश्मीर लाइफ स्टूडियो की सीरीज कंज्यूमर राइट्स विद BIS में आपका खुशामदीद। ये सीरीज जिसका तीसरा पन्ना आप देख रहे हैं आज, ये देखने जा रहे हैं आज, ये डेडिकेटेड है जो कंज्यूमर राइट्स हैं। ये देखने की ज़रूरत हमेशा रहती है कि ये जो कंज्यूमर है, जो वो इन्वेस्ट करता है, क्या वो उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू उसे मिलता है या नहीं। अभी तक की जो 2 किस्तें आपने देखी उनमें हमने ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया था, ग्लोबल ट्रेड का भी दिया था, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का दिया था, और आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से, और वो है सोना। सोना आपको पता है, सोना बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो पूरे मुल्क में शादियाँ कम होती हैं, सोना ज़्यादा होता है। सोना बड़ा इम्पोर्टेंट है, कल्चर का हिस्सा है, और रिक्वायरमेंट हर सीजन में बढ़ती ही जा रही है। तो आज सोने के हवाले से BIS के जो स्टैंडर्ड्स हैं और इसका जो पूरा मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में हमने आज दावत दी है जनाब नीरज मिश्रा को। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं BIS का जो रीजनल ऑफिस है जम्मू में, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देखता है। और वहाँ ये तो डिप्टी डायरेक्टर है ही हैं, लेकिन इनकी जो कोर स्पेशलिटी है वो है गोल्ड। ये गोल्ड हॉल मार्किंग को ओवरऑल देखते हैं। नीरज जी, आपका खुशामदीद शो में। धन्यवाद। मुझे आपने स्वागत किया इस शो पे। ये मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं कश्मीर के लोगों के साथ इन चीज़ों को साझा कर सकूं, कश्मीर के लोगों को अवगत करा सकूं कि गोल्ड परचेज करें, कैसे करें, BIS इसके लिए हॉलमार्किंग के लिए क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ताकि लोग अपने राइट्स को जान सकें और उन तक सही सोना पहुंचे, उन तक सही वैल्यू पहुंचे उनके प्राइस की। शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा मैं, ये क्या कोई अंदाजा है BIS को कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक जमाने में रियासत थी, अब तो यूनियन टेरिटरी है, उसमें हमारा सोने की रिक्वायरमेंट कितनी है? कुछ अंदाजा है हमारे पास? सोने के बारे में तो ज्यादा RBI के फिगर्स के अलावा कुछ हमारे पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा तो होगा कि हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट होती है साल में सोने की। हम BIS में सोने की रिक्वायरमेंट्स या कंजम्पशन को लेके तो ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं होती है। हमारा बेसिकली जो कंसर्न है सोने को लेके, वो हमें जो मैंडेट मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, ये मैंडेट है हमारा कि कस्टमर तक सही सोना पहुंचे। जितनी कैरेटेज की वो पे कर रहे हैं, उतनी कैरेटेज तक की ज्वेलरी, उतने कैरेटेज तक की आर्टिफैक्ट उनके तक पहुंचे। तो सोना कितना कंज्यूम हो रहा है, ये हमारी गवर्निंग, हमारी पावर के। ये तो मैं जानता हूं कि BIS का ये मैंडेट नहीं है कि आप ये देखें कितना कंजप्शन है, लेकिन जब आप दूर से देखते हैं, जब आप चंडीगढ़ से ट्रांसफर होके आए, आप इंजीनियर हैं, जानते हैं, बाकी मार्केट्स को भी जानते हैं, तो जो जम्मू कश्मीर का सोने का मार्केट है, सराफा मार्केट जिसको हम कहते हैं, तो बुलियन वगैरह भी यही देखा करता था एक जमाने में, क्योंकि सोना बड़ा स्टैंडर्ड है ग्लोबल करेंसीज के हवाले से। तो जब आप दूर से देखते हैं जम्मू कश्मीर का सोने का मार्केट, तो क्या लग रहा है आपको? कैसा है? कितना बड़ा है? कितना वसी है? कितना छोटा है? कितनी तब्दीलियां उसमें हो गई हैं काफी टाइम से? जब मैं बात करूं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो मैंने पंजाब रीजन में काम किया 2 साल। आज भी मैं जम्मू कश्मीर ऑफिस से
लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यूटी और पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को देखता हूँ। तो अगर मैं गोल्ड के कंजम्पशन की बात करूं तो मेरे अंदर जो पंजाब का रीजन है, पंजाब, अगर मैं पंजाब के अपने पुराने एक्सपीरियंस और आज की बात करूं तो अमृतसर के बाद नेक्स्ट श्रीनगर ही आता है, या J&K, मेजरली फोकस श्रीनगर में ही गोल्ड की कंजम्पशन है। इन टर्म्स ऑफ क्वांटम ऑल्सो, एग्जैक्ट फिगर तो आई कैन नॉट से, बट एज पर आवर असेसमेंट श्रीनगर हब है in North India next to Amritsar in terms of gold consumption, manufacturing of gold jewelry also. हम बात करें तो अगर हम इस चीज पे हम आगे भी चर्चा करेंगे गोल्ड की टेस्टिंग सेंटर्स कैसे हैं, तो अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू के बाद श्रीनगर में ही वैली में एकमात्र ऐसी जगह है श्रीनगर जहां पे हमारे 3 रिकॉग्नाइज सेंटर्स भी हैं टेस्टिंग के। अगर मैं ज्वेलर्स की बात करूं तो श्रीनगर, अगर मैं स्पेसिफिक श्रीनगर की बात करूं तो वहां हमारे मोर देन 200, अभी अप्रोक्सीमेटली 250 to 80 रजिस्टर्ड ज्वेलर हैं सिर्फ गोल्ड के। सिल्वर्स के इससे ज्यादा सिल्वर्स के भी होंगे, सिल्वर्स की क्वांटिटी बहुत कम है। और ये फिगर अगर मैं 200-300 की बात करूं तो ये एक सिटी में, श्रीनगर जैसे सिटी में इंडिया से हम कंपेयर करें तो अच्छी फिगर है इन टर्म्स। अगर हम मेजर सिटीज को छोड़ दें, मेजर गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे गुजरात, राजकोट, महाराष्ट्र में मुंबई, कोलकाता, अगर मैं ऐसे रीजनल लोकल सिटीज की बात करूं तो श्रीनगर इज अ हब, गुड हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड। तो जम्मू कश्मीर का जो मार्केट है, हालांकि जब हम थोड़ा अंदर से देखते हैं तो जम्मू का गोल्ड मार्केट कश्मीर के मार्केट से स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि पीपल्स कंज्यूमर प्रेफरेंस आर डिफरेंट। यस, तो यहाँ कुछ चीजें चलती हैं, वहां वो चीजें नहीं चलती हैं। तो कैसे डिस्टिंक्शन है, यहाँ क्या चलता है जम्मू में, क्या नहीं चलता है? हाँ, अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिसे हम पोल की, जड़ऊ, स्टडेड ज्वेलरी जिसे बोलते हैं, इसकी कंजम्पशन और इसकी डिमांड श्रीनगर वैली रीजन में बहुत है। और हमारा जो एनालिसिस है, यहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स की भी कंजम्पशन है। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में ना ही कॉइन्स और ना ही स्टडेड ज्वेलरी, या पंजाब में के भी जो हमारे रीजन हमारे अंतर्गत आते हैं वहां पे इन चीजों की कंजम्पशन नहीं है। अगर हम श्रीनगर के मुकाबले देखें तो ये हमारे लिए BIS के लिए भी एक टास्क बन जाता है कि स्टडेड ज्वेलरी की प्योरिटी को हम कैसे चेक करें, कैसे कस्टमर तक पहुंचाएं, क्योंकि उसमें स्टोन कितना है, ज्वेलरी कितनी है। इट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन कि ज्वेलर क्या कर रहा है उसके पीछे आज की डेट में। तो ये बेसिकली जो कश्मीर का गोल्ड मार्केट था वो मैं देख रहा हूँ कई बरस से वो चेंज हो रहा है। अब हमारे यहाँ MNCs आ रहे हैं, या बड़ी कंपनियां जो नेशनल लेवल के गोल्ड सेलर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, मतलब कम से कम 2 तो मेरी नजरों में है। तो क्या जो नेशनल लेवल की कंपनीज हैं उनके इंटरवेंशन से जम्मू कश्मीर के गोल्ड मार्केट में कोई तब्दीली आपको दिखती है या नहीं दिखती है? ये मैं जो नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं इनके इंटरवेंशन से श्रीनगर ही नहीं, अपितु हम छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, कहीं भी किसी भी कोने में कंट्री में, चूंकि इन बड़े प्लेयर्स, जैसा आप नाम तो भी लेना नहीं ठीक रहेगा, जैसे जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनका एक स्पेसिफिक ब्रांड वैल्यू बन चुका है। अब कश्मीर के भी लोग जो बाहर रह के आ चुके हैं उन्हें उस ब्रांड पे ट्रस्ट है, तो आप जहां भी जाएंगे गोल्ड मार्केट को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, लोगों की परचेज प्रेफरेंस। और चूंकि वो बड़े प्लेयर्स हैं तो ऑब्वियसली उनके पास जो डिजाइन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो सुपीरियर होती है। हम तो यही अपने ज्वेलर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हर जगह हम यही बताते हैं लोगों को, हम यही बताते हैं कि फाइन से फाइन, प्योर से प्योर जितनी कैरेटेज वो देते हैं उन कैरेटेज तक छोटे से छोटे ज्वेलर कैसे पहुंच पाए। इनके पास जो टेक्नोलॉजी है उससे बड़े ज्वेलर्स जो हैं, बड़ी हाउसेस जो हैं, उनके पास तो बहुत इन्वेस्ट करने को पैसे हैं, बहुत टेक्नोलॉजी है। जो श्रीनगर के हमारे छोटे कारीगर हैं, मिड साइज ज्वेलर्स हैं, वो भी उस एफिशिएंसी, उस लेवल पर कैसे पहुंच पाए इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी, कैरेटेज, ये BIS की ओर से इंडेवर रहता है कि उन तक पहुंचे। बट ऑब्वियसली जो बड़े हाउस आते हैं, मार्केट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड, लोगों के प्रेफरेंसेस ज्वेलरी के, ये बदल चुका है श्रीनगर में भी। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़े स्टैंडर्ड्स के हवाले से बात करें, मैं एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा इस हवाले से, इन द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, इज दैट कि ये जो गोल्ड के जो कश्मीर का कंजप्शन है उसमें पार्ट ऑफ इट
इज इन कॉइनस, उसको कश्मीरी हम पौंड कहते हैं, या सीधे वो कॉइनस भी होते हैं या सिक्के टाइप होते हैं। वो बेसिकली एक इंसान की प्रेफरेंस हमेशा रहती है कि ही शुड स्टे लिक्विड एनी टाइम, ठीक है, वो तो इंसान की प्रेफरेंस हर जगह है, लेकिन पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू ज्वेलरी जिसमें डिजाइन वगैरह होते हैं वगैरह। अब मैं ये थोड़ा दरियाफ्त का, मुझे पता है आपके मैंडेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन कोई एक्सपर्ट गोल्ड पे जो गोल्ड को अंदर से जानता है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे से ज्यादा कुछ मालूमात ले लूं। तो उसमें मुझे ये बता दीजिएगा कि जो हमारे डिजाइनर्स हैं जो श्रीनगर में बिकते हैं या जो जम्मू में बिकते हैं, क्या वो लोकल आर्टिजन्स की पैदावार है या वो ऑलरेडी कहीं से बन के यहाँ आते हैं फिनिश्ड, यहाँ सिर्फ हम डिस्प्ले करके तो बेच देते हैं? कुछ आइडिया है आपको क्या है? हाँ, मतलब स्पेसिफिक नंबर्स फिगर्स तो हम नहीं बता सकते, नहीं, ठीक है, बट कश्मीर की जो बात है, जो श्रीनगर और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बात है, यहाँ के डिजाइन लोकलाइज्ड है। अच्छा। हम जो सैंपलिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं, मेरी जो टीम है, या मैं खुद कई शॉप्स विजिट करता हूँ, ज्वेलर्स से बात करते हैं, एसोसिएशन से बात करते हैं, तो यहाँ के जो डिजाइन है इट इज स्पेसिफिक एंड लोकलाइज्ड एंड यूनिक टू कश्मीर वैली ओनली। मैं इसे इवन जम्मू में भी यहाँ के डिजाइन पाना अभी भी मुश्किल है। तो जम्मू श्रीनगर की जो डिजाइन और एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज की जो बात करें, उनके डिजाइन स्पेसिफिक एक डिजाइन है, वही आपको कश्मीर में भी मिलेगा, वही अमृतसर में भी मिलेगा, वही यूनिकनेस उनके में नहीं होती है। वो एक नया यूनिक लाए, उसी को पैन इंडिया सेल करते हैं, बट जो कश्मीर की है वो लोकलाइज डिमांड्स, जो यूनिकनेस है यहाँ के लोगों के दिमाग में, आइडियाज आते हैं, उस हिसाब से वो कार्व आउट करते हैं उन ज्वेलरी को। तो ये यूनिक है यहाँ पे। तो ये हमारे आर्टिजन्स की पैदावार है या हम आर्टिजन्स भी बाहर से लाते हैं, कुछ अंदाजा है आपको? आर्टिसंस की अगर हम बात करें तो आर्टिसंस तो जो हमें आइडिया है, हमारे पास जो इनपुट्स हैं, आर्टिसंस आप अब श्रीनगर में अभी लास्ट 3 दिन पहले मेरी सोपोर में हमारी ज्वेलर एसोसिएशन के साथ मीटिंग थी, तो वहां पे भी इवन सोपोर आई वाज अमेज्ड टू नो कि वहां पे भी जो आज की डेट में कारीगर आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से या बंगाल से आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा लोकल कारीगर कहाँ चले गए? लोकल कारीगर सब माइग्रेट कर गए, कुछ जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो श्रीनगर में भी जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है, जितने लोकल कारीगर है उतने ही बाहर के कारीगर हैं, शायद बाहर के ज्यादा भी हों, बंगाल के, महाराष्ट्र के, जो छोटी छोटी एकदम इंट्रिकेट डिजाइन्स हाथों से पीट के कार्व आउट करके बनाते हैं। तो कश्मीर की ही नहीं है, हर जगह की ग्राउंड रियलिटी है। ऐसा क्या भगवान ने बंगाल के लोगों को दे दिया या महाराष्ट्र के लोगों को दे दिया कि उनके अंदर ही ये स्किल इंटीग्रेट हो चुका है कि ज्वेलरी न्यू डिजाइन कार्व आउट करना, गोल्ड की रिफाइनिंग करना, ये इन लोगों की एक्सपर्टीज बन गई है और ये पैन इंडिया ये लोग ही काम कर रहे हैं। Has silver the same story or it is different? इन केस ऑफ सिल्वर ये चीज नहीं है। जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनकी एक्सपर्टीज सोने को रिफाइनिंग में है, और बंगाल के जो लोग हैं उनकी रिफाइनिंग है कारीगरी में, जो लोकल कारीगरी होती है। सिल्वर में बहुत इंट्रिकेसी है नहीं, ना ही मैन्युफैक्चरिंग में, ना ही डिजाइन में। तो सिल्वर लोकलाइज्ड भी बनता है, बट इन केस ऑफ सिल्वर ऑल्सो श्रीनगर के बहुत सारी लोकलाइज्ड चीजें हैं जो बाहर नहीं मिलती। ना ही जैसा कि बात करें सिल्वर के बर्तन और भी चीजें यहाँ पे, सिल्वर के कुछ स्पेसिफिक ज्वेलरी जो यहाँ पे वीमेन पहनती हैं वो लोकलाइज्ड है, और उनमें कारीगर श्रीनगर के ही हैं। वो है बंगाल के भी, उन्होंने अभी आके सीख लिया, बट मेनली श्रीनगर के लोग ही ये कर रहे हैं। बट इन गोल्ड मेजर इन्फ्लक्स इज फ्रॉम आउटसाइड, जैसा कि हमारे पास मार्केट से जानकारी आई है, लोगों से हमें बात करके पता चला। नाजरीन, ये बैकड्रॉप मैं आपको देना चाहता था क्योंकि सोना एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ, कि हमारी कोई शादी शायद ही हो सोने के बगैर, यूजुअली नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ सोना छोटा बड़ा होता ही रहता है। कैरेटेज दूसरी बात है। ये बैकड्रॉप इसलिए मैंने दे दिया कि हम जो अब बात करने जा रहे हैं वो अब सोने की कदर कीमत के हिसाब से, और सोने का जो कैरेटेज है, और सोने में खरीदने या बेचते वक्त आपके हुकूक क्या है, उसके बारे में बात करेंगे नीरज जी से। तो नीरज जी, मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा सोना पहना जाता है और कौन सा सोना एज एसेट अलमारी में, वार्डरोब में रखा जाता है, जिसकी नुमाइश नहीं होती, और उसकी कैरेटेज होती क्या है? सबसे पहले तो
मैं कैरेटेज को डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो आम जनता देखेगी जिन्हें चीजें इतनी पता भी नहीं है कि कैरेटेज क्या है कैसे। कैरेटेज जो गोल्ड में डिफाइन होती है वो बेसिकली गोल्ड की प्योरिटी बताती है। प्योरिटी हम जैसे नंबर बच्चों के परसेंटेज में देखते हैं, Exactly. वैसे ही 100 में से 96 नंबर आए तो 96% हो गया। तो ऐसे ही कैरेटेज जो गोल्ड की है वो 1000 में कैलकुलेट की जाती है। जैसे मार्क्स पार्ट पर 100 तो कैरेटेज पार्ट्स पर 1000। तो अगर हम 22 कैरेट किसी सोना को बोलते हैं या 18 कैरेट बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 1000 1000 एक फैक्टर होता है, बेसिकली मैथमेटिकल एक फैक्टर होता है, x बाई 1000 इज इक्वल टू कैरेटेज। अगर हम 22 बोल रहे हैं तो अगर हम इस फैक्टर में इसको बिठाएंगे तो वो 916 आता है। तो आप आजकल मार्केट में जनरल चलन बन चुका है 916, 750, ऐसे 18 कैरेट को 750 लोग बोलते हैं, 22 कैरेट को 916 बोलते हैं। अगर हम 22 कैरेट बोल रहे हैं, 916 बोल रहे हैं, इसका मतलब उसमें 91.6% प्योर गोल्ड है, एज पर आवर डेफिनेशन, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर 18 कैरेट बोलते हैं तो ये 75% हो जाता है। ये कैरेटेज हो गया। अब किन की ज्वेलरी बन सकती है, ये दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा। और आपने जैसे पूछा किस सोना को जनरली लोग रखते हैं, रख तो किसी को भी सकते हैं, जनरली लोग किसको रखते हैं, तो ज्वेलरीज जो बन सकती है BIS, अब तो 9 कैरेट भी BIS ने मैंडेट कर दिया है। ज्वेलरीज जो बनती है 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20, 22, 23 एंड 24 के एस। इससे अगर हम जनरली ये जो मैं बता रहा हूं ये कैरेटेज के टर्म्स में है, परसेंटेज में इसको हम निकाल सकते हैं ऐसे ही, x बाई 1000 इज इक्वल टू 224 या जो भी 18 ऐसे कैरेटेज करके। तो जो ज्वेलरीज जनरली हमारे इंडिया में कंज्यूम होता है वो 18 कैरेट का इन श्रीनगर, लोकलाइज्ड इन श्रीनगर ओनली, ये बाहर मैंने नहीं देखा है। 18 कैरेट गोल्ड इज लोकलाइज्ड इन श्रीनगर ओनली, और बाकी पैन इंडिया जो मैक्सिमम कंजम्पशन है वो 22 कैरेट। 22 कैरेट मतलब 91.6% गोल्ड और सिल्वर, बाकी जो भी एलोइंग एलिमेंट्स होते हैं कॉपर, टू गिव स्ट्रेंथ टू दैट ज्वेलरी। 18 कैरेट मतलब 75% गोल्ड, बाकी एलोइंग एलिमेंट्स सिल्वर और कॉपर जो भी स्ट्रेंथ देने के लिए होते हैं। तो ये कैरेटेज हो गया गोल्ड की। 18 कैरेट या 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती है। अब लोगों के मन में आएगा 91% या 91% का ही क्यों ज्वेलरी बनाते हैं, 100% का पूरे सोना का क्यों नहीं ज्वेलरी बना देंगे। तो प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, वो अपने शेप को नहीं मेंटेन कर पाएगा अगर हम 100 कैरेट की गोल्ड बना देंगे, 100 कैरेट की ज्वेलरी बना देंगे। तो ऑल्दो हमने मैंडेट कर दिया है 99.5% की भी आप ज्वेलरी बना सकते हैं। कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें, और अगर है तो सब सही है, और अगर नहीं है तो ये हमेशा उल्टा ही बोलेगी, और अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट आपके लिए सेफ नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने 750 से भी अधिक प्रोडक्ट्स पर BIS क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। हाँ भाई, सेफ्टी के साथ मत कीजिए कॉमेडी। BIS क्वालिटी मार्क से जानिए क्या है रियलिटी। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। तो ज्वेलरी जो जनरली प्रचलन में है ये कश्मीर लोकल में 18 कैरेट, बाकी 22 कैरेट इंडिया में, 18 कैरेट की भी हैं बाहर मिलेंगी आपको, जो डायमंड की रिंग्स होती हैं जिनमें भी स्टडिंग होता है जनरली वो 18 कैरेट की ही होती है। अब जो लोग जिन ज्वेलरी के आइटम्स को, ज्वेलरी तो मैं नहीं बोलूंगा उन चीजों को, जिन गोल्ड के आइटम्स को लोग अपने पास इसलिए रखते हैं कि बाद में उसे रीसेल कर सके, वो ज्वेलरी भी होती है बट वो गोल्ड कॉइन के फॉर्म में भी होता है, बार के फॉर्म में भी होता है। तो गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार जो होता है जनरली वो 99.99 फाइननेस की होती है, मतलब प्योर गोल्ड ही होता है 99.99। अब उन गोल्ड्स के लिए रिफाइनरीज होते हैं जो उन गोल्ड को प्योर गोल्ड इतने कैरेटेज तक रिफाइन कर पाए, इतने कैरेटेज तक मिंट्स में ला पाए। तो जो मैं प्योर गोल्ड मैं टर्म यूज कर रहा हूं ताकि आम लोग समझे, टेक्निकली 99.99 उनको बोलेंगे। तो उन फॉर्म के गोल्ड इन द फॉर्म्स ऑफ कॉइन्स, इन द फॉर्म्स ऑफ बार्स, लोग अपने पास
प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में जो भी लिक्विडिटी के लिए उनको उपयोग में आए वो ला सकें। ऑल्दो प्योर ज्वेलरी इन 22 कैरेट 18 कैरेट भी हम रखते हैं। तो ये कश्मीर में जो मैक्सिमम सेल्स होती हैं वो 18 कैरेट की होती है, 18 कैरेट। लेकिन कुछ तो कहते हैं कि जब से सोने की कीमतें बढ़ गई, अब तो 1,20,000 हो गया 10 तोले का, आज ही शायद हाँ। पड़ रहा था। तो अब लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अब क्या कैरेटेज कम हो रही है? एग्जैक्टली अभी हमारी अमेंडमेंट आई है कुछ महीने पहले BIS की। पहले हम 14 कैरेट तक की ही ज्वेलरी को परमिट करते थे कि हॉलमार्क उसको किया जा सकता है। अभी डिफरेंट एसोसिएशंस, मुंबई, महाराष्ट्र के ज्वेलर्स, गुजरात के ज्वेलर्स, उनके थ्रू हमारे पास रिक्वेस्ट आया कि गोल्ड इतना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं रहे हैं। तो फिर हमने अपने स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट लाया कि अब 9 कैरेट के भी गोल्ड को हम हॉलमार्क में ला सकते हैं। 9 कैरेट तो उसका रिसेल वैल्यू तो बिल्कुल नहीं होगा। रीसेल वैल्यू तो डिपेंड करेगा आपकी गोल्ड कितनी की है, उसी हिसाब से आपको रीसेल मिलेगा। आपको प्राइस भी तो कम आप पे कर रहे हैं ना परचेज करने के लिए। रीसेल वैल्यू तो एनीवे डिपेंड करेगा आपकी गोल्ड की क्वांटिटी उसमें कितनी है। 9 कैरेट की गोल्ड की ऑब्वियसली जब आप बता रहे हैं 24 कैरेट का 1,20,000 आज की डेट में अगर है, 9 कैरेट का 9/24 इंटू 1,20 कर लीजिए, उसी हिसाब से 45,000 40,000 ऐसा कुछ आएगा उसका थिंकिंग, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो अब ये ज्वेलर एसोसिएशन की तरफ से आया था कि हमारा तो गोल्ड बिक ही नहीं रहा, इतना नहीं हो बिक गया रहा है। वो बात सही है। नहीं, ये मुझे भी पता है। यहाँ तो आजकल जो ये तो शादियों का सीजन ही चल रहा है, यहाँ जो मैक्सिमम हम देखते हैं कि माँ अपना सोना बेच के बेटी के लिए तैयार कर रही है। हाँ। और बहुत कम नया सोना खरीदा जा रहा है। ये रिप्रोसेस होता है जो लास्ट पीढ़ी ने, पिछली जनरेशन ने मतलब खरीदा था, तो वही रिप्रोसेस हो रहा है। वो बड़ा मसला है। और इसकी वजह से ये जो पूरा धंधा है वो मंदा चल रहा है आजकल हर जगह। ये सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं है, बॉम्बे में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी प्रॉब्लम है। लेकिन अब मसला ये है कि BIS जो काम कर रहा है गोल्ड पे, आपने काफी काम किया पिछले कई बरस से, बहुत विजिबल हो रही है BIS की एक्टिविटीज। लेकिन आप लिमिटेड श्रीनगर में ही हैं या कहीं और भी दाएं बाएं जा रहे हैं? क्यों हमारे यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो हमारा तो ऑफिस जम्मू में ही है, जैसा आपने स्टार्टिंग में भी बताया था। बट गोल्ड की टेस्टिंग जिसे हम एसेइंग बोलते हैं, ज्वेलर्स बेसिकली, मैं 2 मिनट में आपको गोल्ड की कंप्लीट कैसे हॉलमार्क होता है उसको समझा दूं बिना किसी टेक्निकलिटी में गए हुए। मान लीजिए कोई एक ज्वेलर है, उसने एक ज्वेलरी बनाई अपनी, उसने जब वो ज्वेलरी बनाई और वह उस ज्वेलरी को हॉलमार्क कराना चाहता है, तो BIS ने अपने बिहाफ पे हॉलमार्किंग सेंटर्स को रिकॉग्नाइज कर रखा है डिस्ट्रिक्ट्स में। जम्मू कश्मीर में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, किन में है वो मैं बताऊंगा आगे। जैसे मैं एग्जांपल हूँ श्रीनगर में 3 सेंटर्स को BIS ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। अब श्रीनगर का कोई एक ज्वेलर है जिसने एक ज्वेलरी बनाई, उसे हॉलमार्क करा के वो बेचना चाहता है किसी ज्वेलर को, तो वो उस ज्वेलरी को ले जाएगा BIS के हॉलमार्किंग सेंटर में, रिक्वेस्ट ऑनलाइन जनरेट करेगा हमारे सिस्टम के थ्रू कि आई वांट टू गेट दिस आर्टिकल हॉलमार्क्ड। उसी में रिक्वेस्ट में ही वो लिख देगा कि 18 कैरेट है, इतना वजन है, रिंग है। वो सेंटर के पास जाएगा, सेंटर के पास ज्वेलरी सबमिट करेगी और 5 से 6 घंटे लगते हैं एक ज्वेलरी को हॉलमार्क करने में। एक एंटायर प्रोसेस है जिसमें मेल्टिंग होती है, XRF होती है, फायर एसिंग, एनिलिंग, बहुत लंबा प्रोसेस है, 5 से 6 घंटे लगते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद जब प्योरिटी में वो पास कर जाता है, फिर उस पर हॉलमार्किंग या HUID जिसे हम आजकल हम बोल रहे हैं BIS, आम भाषा में हॉलमार्किंग, वो प्रोसेस किया जाता है। तो BIS की प्रेजेंस इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में, हम तो मीटिंग्स करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, बट हॉलमार्किंग करने के लिए हमारे रिकॉग्नाइज्ड एसेइंग सेंटर्स हैं। अब वो एसेइंग सेंटर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको चेक करने के लिए हमारे थ्रू सर्विलांस होता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जम्मू में 6 सेंटर्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, उधमपुर में 2 रिकॉग्नाइज्ड हैं, कठुआ में 1, सांबा में 1 और श्रीनगर में 3। तो ये हमारे सारे जम्मू कश्मीर वैली में रिकॉग्नाइज्ड हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं। तो इनमें जो भी ज्वेलर्स उन जिला के हैं, उनके पड़ोसी जिलों के हैं, वो अपनी ज्वेलरी को मैन्युफैक्चरिंग कराने के बाद इन सेंटर्स पे जाके प्योरिटी चेक करवा के फिर हॉलमार्किंग करा सकते हैं। तो
अपने सेंटर्स के थ्रू हम अपने आर्म्स एक्सटेंड कर रहे हैं इन सभी जिलों में। और एसोसिएशन से हमारी रेगुलर मीटिंग चलती रहती है इन रिमोट एरियाज। जैसा मैंने आपको बताया, परसों सोपोर में हुई थी हमारी मीटिंग, तो वहां के भी एसोसिएशन को हमने बोला कि आप लोग खुद ही एक हॉलमार्किंग सेंटर ओपन करिए, टेक्निकल नो हाउ चाहिए, कैसे चाहिए, तो BIS इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू, टू टीच यू द कंप्लीट टेस्टिंग प्रोसेस, जो भी लाइसेंस लेने में मदद होगी। और हम तो ये और चाहते हैं कि जो अनटच्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उनमें हम जाएं, लोगों को ज्वेलरी के बारे में बताएं, टेस्टिंग सेंटर वहीं हो, ताकि वहां के ज्वेलर को तकलीफ ना हो कि वो दूर जाके टेस्ट कराएं, ये कराएं, वो कराएं। इसीलिए तो अगर हमारे पास मान लीजिएगा 3 सेंटर है श्रीनगर में, तो क्या श्रीनगर में जो भी सोना बिकता है वो हॉलमार्क्ड होता है? श्रीनगर एक मिनट, अब इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, आज जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो पूरे भारत में 361 ऐसे जिले हैं जहां पे जो भी ज्वेलरी बिकेगा वो हॉलमार्क ही बिकेगा। अब ये मैंडेटरी किसी जिलों को कैसे किया जाता है, जैसे 361 जिले कैसे मैंडेटरी हुए, उन जिलों में कम से कम एक हॉलमार्किंग सेंटर BIS का होना चाहिए। जिन जिलों में कम से कम एक हॉलमार्किंग सेंटर है, उन जिलों को हम मैंडेटरी में ले आते हैं। मैंडेटरी का मतलब उस जिला में जो भी सोना बिकेगा वो हॉलमार्क होगा, हॉलमार्क ही बिकेगा, यानी HUID वाला ही बिकेगा। बट इसमें कुछ एग्जेम्पशन है, जैसे जरऊ, पोल्की, ये एग्जेम्प्टेड है। 2 ग्राम से कम की ज्वेलरी एग्जेम्प्टेड है, उनमें हॉलमार्क होना जरूरी नहीं है। ऐसे ज्वेलर जिनका नेट टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो उन्हें एग्जेम्प्टेड किया गया है कि वो छोटे आइटम्स बेच सकते हैं बिना हॉलमार्क के। श्रीनगर की हम बात करें तो जैसा हमारी मीटिंग में भी होता है, श्रीनगर में कंज्यूमर की ही डिमांड है, हमें हॉलमार्क चाहिए। अच्छा, तो BIS अपने एंड से अवेयरनेस प्रोग्राम ही इतना कर दिया है कि जो 40 लाख से कम के भी ज्वेलर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वो भी हॉलमार्क ही बेच रहे हैं। अच्छा। और श्रीनगर के एसोसिएशन से ही हमारे पास डिमांड आई थी, यही हमें बता रहे थे कि 2 ग्राम से कम की ज्वेलरी को भी कैसे हम हॉलमार्क कर सकते हैं, हमें बताइए क्या करेंगे। तो श्रीनगर में अगर हम बात करें तो 95% ज्वेलरी हॉलमार्क ही बिक रही है। जो जैसे मैंने बताया 2 ग्राम से कम, जड़ऊ पोल्की का कंजम्पशन यहाँ पे बहुत ज्यादा भी है, तो वो सभी एग्जेम्प्टेड हैं, वो सभी बिना हॉलमार्क के बस। लेकिन अगर हमारे ये जो सराफा बाजार के लोग हैं, ताजिर हैं, जो गोल्ड बेचते हैं, अगर ये इतने मतलब इतना पास रखते हैं सिस्टम्स का, कानून का, BIS के गाइडलाइंस का, तो आप इनसे पंगे क्यों लेते हैं? कुछ पंगा तो मैंने भी सुना था कुछ हुआ था। अब पंगा की बात, हाँ, पंगा तो वो हमारे जब भी हमें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है वहां पे, कुछ लोग चाहे तो नकली HUID मतलब बिना टेस्ट कराए छाप के बेच रहे हैं, या फिर प्यूरिटी में कम का माल बना के बेच रहे हैं, तो हम फिर अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने एक्ट के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते ही हैं। मैं बात करूं श्रीनगर में, तो श्रीनगर में 2023 से 2025 तक हालात बहुत ठीक हुए हैं। 25 से 30%, 25% के आसपास जो ज्वेलरी का फेलियर रेट था श्रीनगर में, 25-20%, आज के डेट में 5% से कम आ गया है। अब पंगे की बात करें, हमने 4 सर्च एंड सीजर, जिसे आम भाषा में रेड बोलते हैं, जो आप पंगे बोल रहे हैं, हमने किए हैं श्रीनगर में। हमने रैंडम चेकिंग बहुत की है श्रीनगर में। जैसा हमें इनपुट मिला, जिन एरियाज में आपके डाउनटाउन, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, जहां भी हमें मिला, जो भी एक्शंस लीगल किए हमने सब लिए। कुछ कोर्ट्स में हैं, कुछ जिन्होंने लाइसेंस दोबारा उन्होंने ले लिया, 2-3 केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हुए कि हमें बताया गया कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, प्योरिटी ज्वेलरी की फेल कर रही है। हमने उनके सैंपलिंग की, उनके यहाँ से गोल्ड अपनी लैब में चेक कराया, बट हमने पाया कि उनका सामान ठीक था। ऐसे भी लोग हैं। तो श्रीनगर में है नोटोरियस एलिमेंट्स तो हर जगह है। श्रीनगर क्या भारत के हर कोने में है, दुनिया के हर कोने में है, बट लोग अच्छे हैं। अब ज्वेलरी की प्योरिटीज अच्छी हैं। कुछ एरियाज हैं जहां पे अभी भी हम अपना जोर लगा रहे हैं, जैसे डाउनटाउन वाला कुछ एरिया हो गया, वहां पे भी एक सेंटर अभी ओपन हो गया। उन एरियाज में अभी भी लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। गोल्ड की ज्वेलरीज अभी भी ऐसी हैं कि बिना हॉलमार्क की भी बिक जाती है, बिना बिलिंग की। बिलिंग वाली बात जब हम कस्टमर पे आएंगे तो हम करेंगे, बिना बिलिंग की बिक जाती है। तो ये अभी भी हमारे जहन में है। तो उन एरियाज में हम सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है श्रीनगर में। लेकिन एक चीज में आप बता रहे थे कि आपके हॉलमार्किंग सेंटर्स जो जम्मू में काफी हैं। हाँ,
कश्मीर में ज्यादा सोना बिकता है, लेकिन यहाँ तो 3 ही है, और वो भी श्रीनगर में। हाँ, लेकिन श्रीनगर कश्मीर नहीं है। हाँ, ये देखिए हॉलमार्किंग सेंटर्स जो भी हैं हमारे, हॉलमार्किंग सेंटर्स ओपन करने के लिए तो किसी इंडिविजुअल को ही आना पड़ेगा। बीआईएस उस सेंटर को रिकॉग्नाइज करती है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ आवर हॉलमार्किंग इकोसिस्टम एंड यू कैन डू हॉलमार्किंग और HUID ऑन बिहाफ ऑफ अस। तो हम उन्हें टेक्निकल नो हाउ बता सकते हैं, कैसे सेंटर स्टैब्लिश करना है, टेस्टिंग की क्या प्रोसीजर्स है। हम तो ये इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ज्वेलरी एसोसिएशंस को हमेशा इंकरेज करते हैं कि आप सेंटर्स ओपन करिए, हम रिकॉग्नाइज करेंगे। बीआईएस की तरफ से हम सेंटर्स ओपन नहीं करते हैं। तो जम्मू में 6 हैं, क्योंकि जम्मू में उन्होंने लोगों ने ओपन किए 6, उनको वहां पे वाइट मार्केट दिखा। श्रीनगर में 3 ही है, और तीसरा भी अभी लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है। सोपोर में कल मेरी बात हो रही थी, वहां पे भी कुछ लोग इच्छुक हैं ओपन करने के, जो बारामुल्ला और आसपास के 6-4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करना चाहते हैं। तो हम खुद चाहते हैं कि हम गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचे, लोगों को उनके पैसे की जो भी अहमियत है, जो भी ज्वेलरी उस कॉस्ट की है, वो उन तक सही से पहुंचे। जो आदमी जानता भी नहीं, अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकता, उनके बिहाफ पे बीआईएस उन तक सही सोना पहुंचाए। ये सोना जो है, सोना बड़ा कमजोर है, क्योंकि ये प्योरिटी में अपनी शेप भी ठीक नहीं रख सकता। इसको कॉपर की जरूरत पड़ी है या किसी और की चीज की जरूरत पड़ी है अपनी शेप रिटेन करने के लिए। लेकिन सोना एक ऐसी चीज है जो अपनी सी महंगी चीज को अपने साथ एम्ब्रेस कराता है। डायमंड ले लीजिए, है ना। तो हमारे यहाँ जो फैशन चला है काफी टाइम से, एक तो हम क्या कहते हैं, एक तो डायमंड यूज करते हैं सोने के साथ, और इसके अलावा एक और क्या नाम है उसका, प्लेटिनम ज्वेलरी अब फैशन में है, इन थिंक, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ है आपके पास जो हम लोगों तक पहुंचाएंगे? अभी देखिए, जो स्टडेड ज्वेलरी जितने भी होते हैं, स्टडेड ज्वेलरीज में अभी बीआईएस की तरफ से जो चल रही है मुहिम, या हमारे जो हम प्योरिटी की एनालिसिस करते हैं, प्योरिटी की ही बात आ रही होगी आपकी, स्टडेड ज्वेलरीज की प्योरिटी की एनालिसिस, उसमें 1-2 बड़ी दिक्कतें हैं। जब एक बार ज्वेलरी कार्व आउट हो गया, बन गया ज्वेलरी, अब उसमें जब वो कस्टमर तक जाता है तो उसमें प्योर गोल्ड कितना है और स्टोन का वेट या डायमंड का वेट, जो भी आप बात कर रहे हैं, वो कितना है, ये डाटा ज्वेलर के पास तक ही सीमित हो जाता है। क्योंकि अगर कस्टमर जाए या हमारे सेंटर में जाए तो उस पत्थर को निकाल के तो हम चेक नहीं कर सकते कितना सोना है, कितना वो स्टोन है या डायमंड है। तो उसकी असेइंग, टेस्टिंग, प्योरिटी चेकिंग के लिए तो हमें कस्टमर से या ज्वेलर से बात करनी पड़ती है कि वेदर वी कैन डैमेज दैट ज्वेलरी। हार के केस में या बड़े शेप के ज्वेलरी के केस में तो ये आसान है, आप रैंडम सैंपलिंग कहीं से कर सकें। लेकिन जो रिंग्स होते हैं स्टडेड, उन सब की प्योरिटी, उन सब के लिए आज भी थोड़ी मुश्किल हो रही है। क्या हम उन चीजों को एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे कर रहे हैं, इन सब चीजों को लेके। बट ये जनरली जो कल्चर चल रहा है, ये 18 कैरेट या 22 कैरेट हॉलमार्क दिखता है स्टडेड ज्वेलरी भी, और क्योंकि कंज्यूमर की ही डिमांड है। अब उनकी असेइंग कैसे होती है, ये ज्वेलर्स के सैंपल्स को हम स्क्रैपिंग के थ्रू, जो बड़े सैंपल्स होते हैं, बड़े लॉट्स होते हैं, तनिष्क जैसे जो बड़े हाउसेस हैं, उनके इनिशियल स्टेजेस में ही लॉट से ही सैंपलिंग के थ्रू, या छोटे जो आपके कश्मीर, श्रीनगर में ज्वेलर्स हैं, उनके सैंपल्स को हम स्क्रैपिंग या बाकी जो हमारी मेथड्स हैं उनके थ्रू टेस्टिंग करके प्योरिटी, कैरेटेज डिफाइन कर लेते हैं। बट इट इज स्टिल अ बेसिक कोर चैलेंज दैट वी आर फेसिंग। प्लैटिनम ज्वेलरी कितना है? प्लैटिनम ज्वेलरी की कंजम्पशन हमें नहीं दिखती है। मैं बात करूं जम्मू कश्मीर वैली में, तो यहाँ पे स्टडेड ज्वेलरी में प्लैटिनम की कंजम्पशन मुझे लग रहा है 1-2% भी नहीं होगी, मुझे नहीं दिख रही है। मार्केट में तो स्पेसिफिक डिजाइन वाले कुछ शॉप्स होंगे, स्टोर्स होंगे, आम जनता या आम मार्केट में इनकी कंजम्पशन नहीं है प्लैटिनम। हाँ, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी बहुत डिमांड में, शादियों में ये बहुत यूज होता है, तो वो तो है। प्लैटिनम ज्वेलरीज तो अभी नहीं है। और प्लैटिनम की अगर हम बात करें तो बीआईएस की जो हॉलमार्किंग की मैंडेट है, वो उसमें गोल्ड, सिल्वर को ही अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। प्लैटिनम की अभी भी हम कोई बेसिक एनालिसिस पे प्लैटिनम, प्रेसियस मेटल्स जिसको हम बोलते हैं, हॉलमार्किंग प्रोसेस है जो प्रेसियस मेटल्स में,
प्लेटिनम की तरफ अभी इंडिया में आगे नहीं बढ़े हैं। अभी तक हम गोल्ड में सीमित थे, अब सिल्वर की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। सिल्वर को मैंडेटरी करने के लिए मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में वाइड कंसल्टेशन चल रही है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक सिल्वर ज्वेलरीज आल्सो मैंडेटरी एज वी हैव डन इन गोल्ड। तो हम अभी सिल्वर गोल्ड। क्या कोई चांस आपको लगता है कि सोना बहुत महंगा होता जा रहा है, क्या हम सिल्वर की तरफ आएंगे कभी, या कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है पूरे मुल्क में जहां सिल्वर ने सोने को मात दी, और ताकि हम भी वो कॉपी करें, क्योंकि हमारी शादियां रुक रही हैं सोने की वजह से। इस चीज को आप इस चीज से समझ लीजिए सोने की कितनी डिमांड है कि लोगों ने ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सोना जो 22 कैरेट 18 कैरेट का बिका करता था उसे 9 कैरेट का करवा दिया, लेकिन सोना ही खरीदे। दे हैव नॉट मूव टू सिल्वर और एनी अदर ज्वेलरी। तो सोना को रिप्लेस करना एज ऑफ नाउ, बिकॉज सेंटिमेंट्स जुड़े हैं सोने के साथ, और वो एक विजुअल अपीयरेंस जो आती है उसके कारण तो सोने को भी रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है। आप टेक्निकली या एविडेंस बेस्ड इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि 9 कैरेट तक की सोना को एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार हैं, बट दे आर नॉट मूविंग टू एनी अदर प्रेशियस मेटल्स अदर देन गोल्ड। अच्छा, इस नीरज जी, इस कन्वर्सेशन के आखिर में मैं सिंपल टर्म में आपको एक सवाल पूछूंगा। मान लीजिएगा मैं मसूद हुसैन, आपका होस्ट, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं सोने में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बच्चे के लिए कुछ खरीदना है, तो आप मुझे वैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर बट एन एक्सपर्ट ऑन गोल्ड मार्केट, बुलियन मार्केट, आप मुझे चेक पॉइंट क्या क्या पॉइंट्स दे देंगे? मुझे क्या करना चाहिए? कि ये मैं चाहूंगा सभी जनता, सभी व्यूअर्स इन 4-5 चीजें जो मैं बता रहा हूं उनको स्पेसिफिकली नोट करें कोई भी ज्वेलरी आइटम परचेज करने जाए तो। सबसे पहले, अगर आप उन जिलों में हैं जो मैंडेटरी है हमारे जिले, या उनमें भी हैं जो मैंडेटरी नहीं है, तो आप ये कोशिश करें हमेशा कि सोना वहीं से खरीदें जो ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं BIS या BIS रजिस्टर्ड कैसे हैं, उन ज्वेलर्स को हमने ये हमारे रेगुलेशन के हिसाब से, हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से उनके अपने शॉप के बाहर BIS की लोगो लगानी पड़ेगी। एक वो चीज हो गया, तो वो आपको एक विजुअल अपीयरेंस दे देगा कि हाँ भाई ये ज्वेलर रजिस्टर्ड है। सेकंड स्टेप, आप उस शॉप में जाएं तो चेक करें कि इसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं ज्वेलरी का, क्योंकि ये भी उनके डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स में है। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिख रहा है तो पहला चेक पॉइंट क्लिक हो गया कि ये ज्वेलर BIS रजिस्टर्ड है। दूसरा चेक पॉइंट ये होता है कि जब आप उससे लें, ज्वेलरी की HUID वेरीफाई करें। HUID क्या होता है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जैसे मेरा आधार कार्ड बस मेरी जानकारी बताएगा और वो एक यूनिक आधार कार्ड होगा, वैसे ही आपका आधार कार्ड बस आपकी जानकारी बताएगा और वो आपके लिए यूनिक होगा। ऐसे ही हर ज्वेलरी के हर पीस की, हर ज्वेलरी आइटम की, अगर मेरे 2 ईयरिंग है तो दोनों ईयरिंग की अलग अलग एक यूनिक ID होगी, उसे हम HUID बोलते हैं, हॉलमार्क यूनिक ID। उस ID को जरूर चेक करें आप। अब उस ID को हम कैसे चेक करेंगे? BIS की एक ऐप है, BIS केयर ऐप, ये सब जरूर डाउनलोड करें हमारे दर्शक। BIS केयर ऐप में जब आप हॉलमार्किंग सेक्शन में जाएंगे तो उस HUID को आप टाइप करेंगे, ये एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। उस 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड को आप उस ऐप में डालें और उस ऐप में 2 चीज जरूर वेरीफाई करें। सबसे पहला चीज कि आपको जितना कैरेटेज बोल के उस ज्वेलरी को बेचा जा रहा है वही कैरेटेज उस ऐप में लिखा है कि नहीं। अगर 22 कैरेट बोल के बेचा जा रहा है तो उस ऐप में आपको 22K916 दिखेगा। अगर आपको वो ज्वेलरी 18 कैरेट बोल के बेचा जा रहा है तो 18K750 दिखेगा। पहला चीज हम कैरेटेज वेरीफाई कर लेंगे। सेकंड चीज हम वेरीफाई करें टाइप ऑफ ज्वेलरी। अगर आपको रिंग बेचा जा रहा है तो उस ऐप में रिंग ही लिखा रहेगा। हो सकता है कई कुछ केसेस में मिक्स्ड लॉट हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में रिंग है तो रिंग, ईयरिंग है तो ईयरिंग। ये 2 चीज आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके अलावा आप जानना चाहें तो ये भी उस ऐप में देख सकते हैं कि इसे टेस्ट किस सेंटर ने किया, वो आपको पता चल जाएगा भाई श्रीनगर में हुआ है या कहीं बाहर से हुआ है या कुछ भी हुआ है। तो ये 2-3 चीजें, ये दूसरी चीज भी, पहला तो आप सोना वहीं से ले जो BIS रजिस्टर्ड है। दूसरा, जब हम शॉप में जाएं तो हम HUID जो भी ज्वेलरी खरीदें उसकी वेरीफाई करें। 2 ज्वेलरी की HUID कभी भी सेम नहीं हो सकती है। हमने HUID वेरीफाई कर लिया। फिर तीसरी चीज, हम जहां भी सोना खरीदें उससे GST का बिल लें।
इससे क्या फायदा होगा, इन केस फ्यूचर में कैरेटेज की प्योरिटी की कुछ कमी आई तो BIS आपको जो भी प्योरिटी की डिफरेंस है उसके ट्वाइस कंपनसेशन उस ज्वेलर से दिलवा पाएगा। तो ये इंश्योर करें कि हम GST का बिल लें। पहली चीज BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से लें, दूसरी चीज HUID लें, तीसरी चीज GST का हम बिल लें। ये तीन चीज अगर आप चेक कर लेंगे, ये तीन चीज को अगर आप फॉलो करेंगे और उसके बाद ज्वेलरी परचेज करेंगे, तो अगर आपकी कैरेटेज में प्यूरिटी में डिफरेंस भी आई तो यू कैन ऑलवेज कम टू BIS, फायर योर कंप्लेन थ्रू BIS केयर ऐप एंड विल बी देयर टू रिड्रेस योर कंप्लेन। लेकिन उन इलाकों का क्या बनेगा जहां हमारे पास हॉल मार्किंग की फैसिलिटी नहीं है? डू द कंज्यूमर्स इन दोज एरियाज हैव सर्टेन राइट्स और नॉट? आज की डेट में जो मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है वहां से अगर आप ऐसे ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं जो HUID नहीं है, तो अंडर BIS एक्ट आपको कोई प्रोविजन नहीं है कि यू कैन क्लेम फॉर द मॉनेटरी कंपनसेशन और कंपनसेशन इन एनी काइंड फॉर दैट डिफरेंस इन प्योरिटी। हाँ, उन जिलों में जैसे बारामूला नहीं है मैंडेटरी, बट वहां पे भी हमारे रजिस्टर्ड ज्वेलर्स हैं। सोपोर जैसे टाउन में ही 12 हैं। अगर वहां पे भी आप BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से लेंगे, बिल के साथ लेंगे, तो इवन हम वहां पे आपको वहां भी कंपनसेशन दिलाएंगे। बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो भी GST वाला। ट्रेसेबिलिटी होती है ना, बिल नंबर, बिल कोड, ट्रेसेबिलिटी होती है इस चीज से। तो सोने पर 18% है? नहीं, 18% नहीं है, 4% था ना नए वाले स्लैब। अच्छा। तो इसीलिए मेरा पहला चेक पॉइंट जो था कि सोना वहीं से लें जो BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर है, इधर यू आर इन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट और नॉट। अगर पहला चेक पॉइंट क्लिक हो गया तो बिल आप लोगे तो आपकी सारी BIS एक्ट रेगुलेशन के अंदर जो भी कंपनसेशन है इन केस प्योरिटी में फेल हुआ और नहीं भी है तो यू गेट एन इंश्योर्ड गोल्ड कि BIS रजिस्टर्ड हॉलमार्क सेंटर से ये टेस्ट हो गया है, तो हाँ, ये 22 के 916 या 18 के 750 होगा। तो खैर नाजरीन, ये रही हमारी सोने के हवाले से बात। आपने वो बॉलीवुड का बड़ा एक फिल्म में बड़ा डायलॉग था, मोना डार्लिंग सोना कहाँ छोड़ा। लेकिन अगर वही डायलॉग आज की दुनिया में बॉलीवुड से कोई हीरो बोलेगा या कोई विलन बोलेगा तो मोना बोलेगी कि उसके पास बिल नहीं था और वो हॉल मार्कर नहीं था, इसलिए मैं सोना नहीं ले आई। तो आज से आप ध्यान में रख लीजिएगा कि सोना खरीदना हो तो हॉल मार्केट होना चाहिए और बिल समेत लेना चाहिए। तो सोने के हवाले से कंज्यूमर राइट्स विद BIS का ये जो पन्ना था, ये जो किस्त थी, मुकम्मल होगी। और हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने तकलीफ की है पूरा सुनने के लिए, लेकिन ये आपके हक में है और इन हुकूक का ख्याल कीजिए और इन हुकूक का इस्तेमाल कीजिए। तो नीरज जी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतना टाइम दिया और इतने आराम से विस्तार से आपने पूरा डिटेल बता दिया कि सोना है तो ये खोना नहीं है। आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम एंड फॉर योर एक्सपर्टीज। थैंक यू नीरज जी।